कोविड-19 की वजह से जो लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, आज उनकी हालत ज़ार पर देखकर रोना आता है। आप देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं की फ़ीस जमा होनी है सीबीएसई बोर्ड की। 12वीं क्लास के तकरीबन 2600 रुपये हैं और 10वीं के तकरीबन 2000 रुपये। इस सिलसिले में जब लास्ट ईयर दिल्ली सरकार ने बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी थी कि माँ बाप पर बर्डन ना पड़े, लेकिन जैसा कि इस बार होना चाहिए, अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नई खबर आई। लेकिन दिल्ली सरकार के जो मैनेजमेंट स्कूल एसएमसी मेंबर बना रखे हैं, बल्ली मारान विधानसभा के हमारे पास ही है, जावेद भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस सिलसिले में आपने मुलाकात की और किस किस से बात की, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, मौजूदा हालात में जैसे आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियली बर्डन पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा है और हमारे पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की दरख्वास्तें आई लोगों की डिमांड है कि इस तरफ ध्यान दे रहे। ऐसा नहीं है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, कुछ पेचीदगियाँ होती हैं हर प्रोसेस की, क्योंकि इस वक्त फाइनेंशियल हालात सरकार के भी सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं। तो हमने सरकार की तरफ ध्यान दिलाया और जल्द ही आपको एक सर्कुलर के तहत आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये इस प्रोसेस में कुछ टाइम लग रहा है। और जैसे सरकार, हमने मनीष जी से, पूरी एजुकेशन सोसाइटी ने अपील की है कि ये जो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम फ़ीस है उसको वेव किया जाए पिछले सालों की तरह से, और ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी एजुकेशन को सुचारू रूप से चला सकें। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, वक्त लग रहा है, लोग पैनिक हैं, लेकिन हमने अपनी जितनी भी गुजारिशातें हैं वो सरकार से कर दी हैं। बहुत जल्दी इसकी आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। हमारे पास शाहजहांबाद सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब रहीम भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनकी क्या राय है, इनका क्या कहना और इन्होंने किस किस से मुलाकात की है, ख़ासकर बच्चों की तालीम के बारे में जो अवेयरनेस हो रहे हैं उस सिलसिले में। मैं जनरल सेक्रेटरी फ़िक्र शाहजहानाबाद वेलफेयर सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जिस तरह से हालात इस कोविड-19 में चल रहे हैं, जिस तरह से पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है, तो उस सिलसिले में जो सीबीएसई बोर्ड यानी 10th और 12th क्लास की जो फ़ीस है उसको वेव ऑफ करने के लिए हमने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब से मुलाकात की, और दिल्ली सरकार के और दूसरे वज़राए आज़म से भी हमने मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि इस कोविड-19 में ये सीबीएसई बोर्ड की जो फ़ीस है उसे वेव ऑफ कर दिया जाए। तो इस पर उन्होंने बहुत ही हमें मज़बूत जवाब दिया, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। रहीम भाई, जैसा आपको मालूम है कि उर्दू स्कूलों की हालत आपसे ढकी छुपी नहीं है, रिज़ल्ट किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से मायूस कौन रिज़ल्ट है, लेकिन उसके बावजूद उर्दू स्कूलों को हिंदी में मर्ज किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपके इक़दाम क्या हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, आपने कुछ अगर किया है तो बताएं। देखिए, जब ये सिलसिला हमारे सामने आया और इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें मालूम हुई तो हमने उसको अपने तौर पर तहक़ीक़ करने की कोशिश की। तो हमें मालूम हुआ कि एक स्कूल में मर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह हमने मालूम की तो पता लगा एक स्कूल में 279 स्टूडेंट हैं और एक स्कूल में 300 स्टूडेंट हैं, जबकि दिल्ली सरकार दोनों स्कूलों को बराबर टीचर्स मुहैया करा रही हैं। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उर्दू स्कूल को हिंदी मीडियम में मर्ज किया जा रहा है। तो उर्दू हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि उर्दू को एज ए सब्जेक्ट लिया जाए, जबकि दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाए। अगर मर्ज किया जा रहा है तो उसको मर्ज कर दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको एक सर्वोदय कन्या विद्यालय में कन्वर्ट कर दें ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाएँ। उर्दू को सिर्फ एज ए सब्जेक्ट और हिंदी को एज ए सब्जेक्ट लिया जाए, जबकि सोशल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाए जाएं। हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। दिल्ली सरकार टीचर्स की फराहमी मुकम्मल तौर पर कर रही है, तो इस सिलसिले में हमने बात की, और जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है कालिया साहब, उनको भी हमने लेटर लिखा है कि जो हमारे इलाके में स्कूल हैं उनको उसमें उर्दू कायम रखें,
ہندی بھی قائم رکھیں لیکن دوسرے سبجیکٹس جو ہیں وہ انگلش میں ان کو لیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کی جو بیس ہے وہ مضبوط ہو اور آگے ہائر ایجوکیشن میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جیسے آپ نے ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کہا، اب ہمارے ہائر ایجوکیشن کے جو ہمارے اسکول ہیں، جیسے ہمارے یہاں چشمہ بلڈنگ ہے، لال قلعہ زینت محل ہے، اینگلو بریک اسکول ہے، فتح پوری اسکول ہے، ان اسکولوں میں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو سائنس تو ہے ہی نہیں، صرف اردو سبجیکٹ ہی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آرٹس پڑھ سکتے ہیں. آرٹس پڑھنے والا نہ تو کامرس میں جا پائے گا نہ سائنس میں جا پائے گا. اس سلسلے میں آپ کا کیا قدم ہے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو دلی سرکار کے جو اسکول ہیں پچھلے 5 اور 6 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دلی سرکار نے اسکولوں میں جو کام کیا ہے وہ واقعی اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اس کا صحرا میں جو دلی سرکار نے ایس ایم سی کمیٹی بنائی ہے اور اس میں جو ذمہ داران لوگ سامنے آئے ہیں انہوں نے اسکول کے پرنسپل، اسکول کے انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس اسکول کے رزلٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. ہمارے سامنے اس کی ایک مثال ہے. لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے ایڈیڈ اسکولوں کا، تو ایڈیڈ اسکولوں میں دلی سرکار جو خدمات انجام دے سکتی ہے، جو ان کے دائرے اختیار میں ہے، وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسکول کی انتظامیہ کی ہوتی ہے. کچھ اسکولوں میں پتہ لگا کہ انتظامیہ ہی نہیں ہے، جو اہلیت نہیں رکھتے لوگ وہ اسکولوں کو چلا رہے ہیں، جس سے کہ اسکول کا رزلٹ، بچوں کے اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی مایوس کن آ رہا ہے. اور یہ اسی سال نہیں، پچھلے کئی سالوں سے مایوس کن رزلٹ آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی پیش رفت جاری ہے. اس سلسلے میں ہم نے سی ایم صاحب کو بھی چٹھی لکھی ہے، ڈپٹی سی ایم صاحب کو بھی چٹھی لکھی ہے، بلی ماران کے ودھان سبھا کے ایم ایل اے صاحب ہیں ان سے بھی ہم نے ملاقات کی ہے اور ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور یہی کوشش ہے کہ ان اسکولوں کی حالت بدلے، یہاں جو کمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے. لیکن اس سلسلے میں ذمہ دار جو ہیں ٹیچرس یا مینجمنٹ ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ماں باپ بھی ہیں. ماں باپ کو بھی اس بارے میں اجاگر کرنا پڑے گا، اور ماں باپ جب تک نہیں آئیں گے ہم اس اسکیم کو آپ کے ساتھ جو اور لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ آگے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ماں باپ ہی آئیں گے، وہی آگے جائیں گے، وہی بات کریں گے. بالکل. دیکھیے جہاں اسٹوڈنٹس اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ایک اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیک ہولڈرز کا سلسلہ جو ہے یہ مینجمنٹ تک جاتا ہے، جس میں پرنسپل، وائس پرنسپل اور اساتذہ شامل ہوتے ہیں. سب کی برابر حصہ داری ہوتی ہے. اگر اس میں کسی کی ایک حصہ داری نہ ہو تو اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ گڑبڑایا جا سکتا ہے. لیکن جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ پرنسپل اور وائس پرنسپل ہوتے ہیں. ہم نے ایک اسکول کا دورہ کیا جن میں نام لوں گا فتح پوری اسکول کا. پچھلے کئی سالوں سے اس اسکول میں نہ تو پرنسپل تھے اور نہ وائس پرنسپل. اب اس اسکول کا کیا حالت ہوگی جہاں پرنسپل اور وائس پرنسپل ہی نہ ہو. تو اس کی ذمہ داری پھر کس پر ہوتی ہے؟ وہ مینجمنٹ پر ہوتی ہے، مینیجر پر ہوتی ہے. اور مینجمنٹ بھی نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے دلی سرکار سے درخواست کی ہے کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے جو ان ایڈیڈ اسکولوں کی جو کارگزاری ہے اس کو دیکھے، ان کو مانیٹر کرے، کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، جہاں غلطی ہو رہی ہے، جس سے غلطی ہو رہی ہے اس کو برطرف کیا جائے، برخاست کیا جائے، نئے لوگوں کو لایا جائے. اور جو دلی سرکار کی گائیڈ لائنز ہیں، ہمارے سامنے مثال ہے کس طرح سے دلی سرکار اپنے اسکولوں کو بہتر بنا رہی ہے. تو اسی پالیسی کو اڈاپٹ کیا جائے تو یہ ہمارے اسکول بہتر ہو سکتے ہیں. ماں باپ کا بہت اہم رول ہے. ماں باپ کو کم سے کم بچوں کی بکس، کاپیز دیکھنی چاہیے، اسکول انتظامیہ سے ملنا چاہیے، ٹیچرز سے ملنا چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، پیرنٹس میٹنگ ہونی چاہیے. تو اسی سلسلے میں ہم نے چٹھی لکھی ہے اور یہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے اپنی چٹھی میں لکھے ہیں. امید ہے کہ ان اسکولوں کی حالت بہتر ہوگی انشاءاللہ آنے والے آئندہ سال میں. یہ تو اسد رحیم بھائی انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو ان اسکولوں کی حالت بہتر ہوگی، اور جس طرح سے دلی سرکار کے اسکول دن پر دن ترقی کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں. اور جاوید بھائی نے بھی کہا کہ جیسے بورڈ کی CBSE کی فیس کے 2-4 دن میں اچھے رزلٹ ملنے کی امید ہے.
अच्छा जायद भाई, एक सवाल जो था मैंने इनसे भी पूछा, रहीम भाई से आपसे भी पूछता हूँ। जैसे हमारे चश्मा बिल्डिंग स्कूल है, जीनत महल स्कूल है या और एडिड स्कूल है, इसमें जो है साइंस नहीं है, उर्दू ही बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 सब्जेक्ट जाता है। जब 8 सब्जेक्ट पढ़ के बच्चा जाएगा तो कंपटीशन से खुद बाहर हो जाएगा, फिर उसे कंपटीशन में बैठने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस सिलसिले में आपने किन से मुलाकात की और इस बारे में आप क्या कर रहे हैं वो बताएं। लास्ट 3 साल से मैं एसएमसी कोऑर्डिनेटर हूँ बल्ली महारान का। अब सवाल उठता है कि चश्मा बिल्डिंग में साइंस के लिए लैब की जगह ही नहीं थी, जगह छोटी थी, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन हमारी बिल्डिंग बन रही है और इंशाल्लाह अगले साल से वहाँ साइंस आ रही है आपके लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। और मंत्री जी ने, हमारा इमरान भाई ने ये इंतज़ाम कर दिया है कि हमारे ये फाइल प्रोसेस में, और हम उसको साइंस के साथ शुरुआत कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो है कॉमर्स है, कॉमर्स के भी टीचर अवेलेबल नहीं और इंग्लिश के भी सही तरह से नहीं। इंग्लिश की टीचर्स हैं चश्मा बिल्डिंग की। कॉमर्स हमने वहाँ पर चालू कराई थी, लेकिन माइंड सेट की बात है, जैसे अभी आपने कहा था, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। बच्चों को पता ही नहीं है हमें किस फील्ड में जाना है। एक भीड़ सी चल रही है, वो सब आर्ट्स लेने के लिए, उनको पता ही नहीं है कि उनका गोल क्या है, उन्होंने कहाँ जाना है, मुस्तकबिल में क्या करना है। तो अब हमने बच्चों को अवेयरनेस किया है ताकि वो 10th के बोर्ड में पहले से फिलअप करें कि हमें आगे क्या लेना है। माँ बाप को भी ये चाहिए, क्योंकि पुराना ज़माना नहीं है कि पहले में बच्चे को डाल दिया, पता नहीं किसी मोहल्ले वाले ने लाके उसको एडमिशन करा दिया, पढ़ता जा रहा है। माँ बाप को उस वक्त ये पता ही नहीं होता था कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसके टीचर। लेकिन आज कंपटीशन का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, और इस कंप्यूटर के दौर में माँ बाप को अवेयर ही होना पड़ेगा। मेरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।